देश में बहस छिड़ गई है और उस जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला डाइल्यूट कर देगा। दलित समाज के उत्थान के लिए पिछले 100 वर्षों में संघर्ष बहुत ही कि समाज में उस समय सबसे ज्यादा शोषित ही यही थे। जब वो शोषित रहा तो वो रिएक्शनरी रहा तो उसने अपने हक की लड़ाई लड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए और अंबेडकराइट मूवमेंट हुआ। धीरे धीरे हर राज्य में एक जाति विशेष दलितों में आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उन तमाम गैर बराबरियों का एक टूल बना और वो है जाति व्यवस्था। इन फैसलों पर सबसे ज्यादा मुखर वो है जिसका इन फैसलों से कोई लेना देना कि ओबीसी में सारा हक इन 2-3 जातियों ने ले लिया। आंकड़े कहाँ हैं? इन जातियों के लोग किन किन पोस्ट पर कितने परसेंट कैप्चर किए हुए हैं कि इस पर्टिकुलर जाति से मुझे ज्यादा वोट आते हैं या इस पर्टिकुलर जाति का मेरे साथ समर्थन ज्यादा है। हो सकता है वो पर्टिकुलर उस जाति को लाभ पहुंचाने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज मेरे साथ में बहुत ही बेहतरीन पैनल है और उस पैनल में एक साथ हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर साहब सज्जन जी। चर्चा है आज के सेशन में जो भारत की बहुत बड़ी चर्चा बनी हुई है SC ST के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्वेशन पे सब कैटेगराइजेशन का डिसीजन आया 6-1 से। उस डिसीजन के बाद देश में कहीं ना कहीं एक बहस छिड़ गई है और वो बहस इस बात की है कि कहीं आने वाले समय में दलगत राजनीति पर्टिकुलर किसी कास्ट को टारगेट करके की जाएगी या फिर जो हाल ही में चुनावों के अंदर जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे उठाए गए थे, उस जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला डाइल्यूट कर देगा। दलितों के नाम पर जो राजनीति अभी तक हो रही थी वो राजनीति कहीं किसी नए रूप में पहुंच जाएगी। दलित जो एक साथ अपनी बात को मंच पर उठाकर रख पा रहे थे, क्या वो अपनी बात को अब उठाकर नहीं रख पाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में बहुत से तबकों में चर्चा है और वो ये है कि ये पंजाब का 1975 का बनाया हुआ कोई कानून था जिसके तहत पंजाब में SC को सब कैटेगराइज किया गया था, लेकिन इस पूरे फैसले में ST को कहां से डाल दिया। ST को लेकर के कहीं कहीं तक कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन फैसला हुआ तो SC ST एक साथ डाल दिया गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो यहां पर निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर किसी जाति में आरक्षण है, उस जाति के आरक्षण के साथ साथ क्या यह मान लिया जाए कि जिन्हें आरक्षण मिला है उनके जाति के साथ जो ऐतिहासिकता चली आ रही है, जो ऐतिहासिक उनके साथ में ट्रीटमेंट हुआ है, रिजर्वेशन में आने के बाद वो ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा या रिजर्वेशन के बाद अब उनका ट्रीटमेंट इक्वलिटी की तरह किया जाने लग चुका है, अब सब लोग उन्हें इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। तमाम प्रकार के प्रश्न इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिबेट किए जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने साथ विषय के जानकार, भारतीय राजनीति के जानकार, दो प्रबुद्ध जनों को आपके साथ लेकर आए हैं और इन दोनों आयाम पर पक्ष और विपक्ष आपके साथ रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क लेते हैं डॉक्टर सज्जन से। डॉक्टर साहब, अपनी राय में इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और जो प्रश्न मैंने शुरू में किए अगर आप उन्हें एक बार में आंसर करें तो बेहतर होगा, अदरवाइज हम पार्ट वाइज भी ले सकते हैं। कोई भी नीति है या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे वो सरकार की नई नीति हो, उसमें सबसे बड़ी कसौटी वो सही है, वांछनीय है या उसमें कुछ कमी है। इसका पैमाना ये होना चाहिए कि आप समाज में उसका रेजोनेंस देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। जो सामाजिक आकांक्षा है या जो सामाजिक चिंता है, जिसको हम लोग एस्पिरेशन और एंजाइटी की बात करते हैं, उस लिहाज से जो फैसले हैं वो कितने खरे उतरते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी फैसला जो है वो दो कसौटी पे है कि वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में वो जस्टिस के आयाम पे खड़ा होता है या नहीं होता है। तो जहां तक इसकी सब क्लासिफिकेशन की बात आप देखें तो ये सही है या गलत है, इसको तय करने के लिए आप क्या देखेंगे? पहली बात तो ये होगी कि ये जो सब क्लासिफिकेशन है वो रेशनल और रीजनेबल है या नहीं है या आर्बिट्रेरी है। पहला ये फैसला होना चाहिए। और ये टॉप डाउन फ्रेम में है कि जब सुप्रीम कोर्ट या सरकार की तरफ से कोई फैसला आ रहा है तो रेशनल और रीजनेबल क्राइटेरियन लागू किया गया है या आर्बिट्रेरीनेस दिख रहा है। दूसरा ये है कि कई बार होता है कि चीजें टॉप डाउन फ्रेम में रेशनल लगती हैं, रीजनेबल लगती हैं, लेकिन जब आप बॉटम अप फ्रेम में देखेंगे, समाज में जो वर्ग हैं और जिनको वो प्रभावित करते हैं, वो दलित हो,
उनके अंदर में तमाम जातियां हो, जब उनके नजरिए से देखें तो ये देखें कि क्या उसका रेजोनेंस वहां भी है या नहीं। तो पहली बात तो ये कि सामाजिक तौर पे आप देखें, पूरे भारत की एक मोटा मोटी तस्वीर देख लें। दलित समाज के उत्थान के लिए पिछले 100 वर्षों में संघर्ष बहुत ही व्यापक तरीके पे हुए हैं, और उसमें हर राज्य में, वो अंग्रेजों के समय से हुआ, जिन लोगों ने इसकी अगुवाई की वो दलित समाज में एक खास जाति से आते थे, और उसका कारण यह था कि उन्हें वो लाभ मिला कि उस समय वो मॉडर्निटी या रोजगार के अवसर मिले, उनका एक्सपोजर हुआ, तो उन्होंने इसकी अगुवाई की। जैसे आप देख लें कि बंगाल में, अब मैं पूरब से शुरू करूं तो नमो शूद्रा है, जोगेंद्रनाथ मंडल थे। अगर आप पूरे हिंदी पट्टी में आ जाएं तो जाटव और रविदास समुदाय के लोग हैं। आप और आगे पश्चिम में महाराष्ट्र में चले जाएं तो महार समुदाय में उसकी ज्यादा अगुवाई हुई। उसी तरीके से आंध्रा तेलुगु इसमें चले जाएं तो उसे जो हम कहते हैं माला, उनके लोग आगे हैं। और तमाम इस तरीके से आप देखिए लेफ्ट और राइट का कर्नाटका में है और तमिलनाडु में है, तो अगुवाई हुई और उन लोगों ने दलित चेतना को आगे बढ़ाया। इसमें एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, उसको बीच में आंसर करते चलिएगा, क्योंकि एज एन ऑडियंस अगर मैं इस बात को सुनता हूं तो इसमें काउंटर क्वेश्चन भी बनता है, और वो ये है कि क्या हम ये नहीं कह सकते कि समाज में उस समय सबसे ज्यादा शोषित ही यही थे, क्योंकि शोषित ही रिएक्शनरी होता है। जब वो शोषित रहा तो वो रिएक्शनरी रहा तो उसने अपने हक की लड़ाई लड़ी, और रिजर्वेशन का उसे अगर लाभ मिला तो क्या वो लाभ तुरंत इतने सालों में पूरा हो लिया कि अब हमें उन लोगों के बारे में सोचना पड़ रहा है जिन्होंने शायद इतने रिएक्शंस दिखाए ही नहीं थे। इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी भी साथ साथ डालते चलिए। देखिए, शोषण तो सारे जो दलित समाज, जिसे दलित शब्द जो है वो 1970 के बाद आया है, उसके पहले आप उसे हरिजन शब्द से कहते थे, डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी वो शेड्यूल्ड कास्ट है, तो अलग अलग इनकी टर्मिनोलॉजी रही है। तो वो तो सारा जो दलित समाज है, 1208 जातियां हैं भारत में शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत, तो शोषित तो सारा समाज था, लेकिन उसमें जो अगुवाई जिसने की वो उस वर्ग ने, उन जातियों ने की जिनको एक एक्सपोजर मिला और जिन्होंने देखा कि इसके खिलाफ एक आवाज उठाई जानी चाहिए, और उनके अंदर एक चेतना आई, और उसका धीरे धीरे बाकी समाज में अनुसरण हुआ। मैं जल्दी ये बात कर रहा हूं, आगे भी आएगी। लेकिन हुआ क्या, ये इसमें एक विसंगति तब आती गई जब दलित समाज और इसके सबसे बड़े जो प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए और अंबेडकराइट मूवमेंट हुआ, धीरे धीरे हर राज्य में एक जाति विशेष दलितों में उनके परिप्रेक्ष्य से चलने लगा। अब उत्तर प्रदेश में ये जाटववाद जो है वो दलितवाद हो गया। बंगाल में अगर आप दलित पॉलिटिक्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये वो नमो शूद्रवाद है। आप महाराष्ट्र जाएं तो ऐसा लगेगा कि आपको महारवाद है, बाकी मांग, मातंग, चंबार उनकी चर्चा नहीं होती है। आंध्र में तो माला और माडिगा में जो मालावाद है उसके खिलाफ माडिगांव ने, बीएसपी के कांशीराम जो थे उनकी भी आलोचना हुई कि उन्होंने माडिगा की जगह मालाओं को अगुवाई करने की थी, जिस कारण से बीएसपी आंदोलन की जड़ नहीं जम पाई शुरू में। तो ये जो एक जाति विशेष की बात है, और ये कोई दलित आंदोलन के साथ नहीं है, ये बहुत सारे आंदोलन में आप देखेंगे कि उसकी शुरुआत जब आप पास्ट में जाएं, हिस्टोरिकली जाएं, तो बहुत ही रेडिकल ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया में हुई, और धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाता है बहुत ही एक संकुचित दायरे में। अब बंगाल में पौंड खत्री जो सुंदरबन के दलित हैं, बागदी बैरवी जो जंगल महल की तरफ है, उनकी बात नहीं होती है। आप अगर देखें तो पिछले 2-3 दिन से देखिए तो वाल्मीकि समाज, खटिक समाज, इन लोगों की तरफ से जिस तरीके का सोशल मीडिया पे असर्शन हो रहा है, तो उनकी भी ये व्यथा है कि दलितवाद का मतलब केवल जाटववाद नहीं होना चाहिए। आप जब महाराष्ट्र में जाए, अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी 1 साल पहले, मेड इन हेवेंस, उसमें राधिका आप्टे एक एनआरआई दलित की भूमिका निभा रही हैं, और जब वहां पे एक शादी हो रही है तो वो कहती है कि आई वॉन्ट अ दलित वेडिंग, मैं एक दलित तरीके से शादी करना चाह रहा हूं। लेकिन जब आप देखेंगे कि वो दलित वेडिंग कम, वो बुद्धिस्ट वेडिंग ज्यादा है। अब सवाल है कि महाराष्ट्र के मातंग जो हिंदू हैं, चंबार जो हिंदू हैं, वो कैसे उस दलित जो महार सेंट्रिक सिंबोलिज्म है उससे रिलेट करें। तो आप तमाम जगह पे ये देखेंगे कि ये समाज के स्तर से जब आप देखें कि जो दलित आंदोलन है या दलित विमर्श है,
वो एक जाति के परिप्रेक्ष्य से, मैं उसे हाईजैक वर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसे डोमिनेट किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे इसका एक सामाजिक तौर पे दलित समाज के अंदर से डिमांड है। और इसमें एक बहुत बड़ी विसंगति है, और लक्ष्मण जी शायद इस पे से सहमत होंगे कि ये आप हमेशा देखिए, लोग कहते हैं दलित सबकास्ट। सबकास्ट क्या होता है? अगर जाटव एक जाति है तो पासी भी एक जाति है, वो भी कास्ट है। खटिक भी एक जाति है, वाल्मीकि भी एक जाति है, बांसफोरवा जो सरकार है वो भी एक जाति है। ये सब कास्ट कहां से आ गया? आप ऐसे बता रहे हैं जैसे महार एक कास्ट है और मातंग, चंबार, तमाम बाकी जो गैर महार है वो सब कास्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए, जो एकेडमिक डिबेट में फ्रेमिंग हो रही है वो भी इस विसंगति को दिखाता है। तो जो क्राइटेरियन है वो सामाजिक तौर पे भी उसका एक रेजोनेंस है, अपेक्षा है, आकांक्षा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो रीजनेबल है, वो रेशनल है, और उसका समाज से सरोकार है। तो मुझे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल उचित लगता है। ठीक है। सर, इसी में मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन सज्जन जी से बस मैं एक लाइन ऐड करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि मैं जैसा अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रहा था, कुछ लोग इस बात को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि इसमें जो रिएक्शंस देने वाले लोग हैं, अगर उनको नोटिस किया जाए तो वो पर्टिकुलर उस वर्ग से हैं जिसे ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः ये सब कैटेगराइजेशन दिया है, क्योंकि अधिकांश जो पहले से बेनिफिशियरी थे वही इस समय रिएक्शनरी हैं। लक्ष्मण साहब, आप क्या कहेंगे? प्रोफेसर साहब, इस पर आप बताएं। बहुत शुक्रिया अंकित जी आपका कि आपने जोखिम उठाया है इस तरह के विषय पर बातचीत करने का, क्योंकि अमूमन इस पर बातचीत कम होती है। और बातचीत इतनी कम हुई है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उसका क्रीमी लेयर से क्या रिश्ता है, ये एक बुनियादी समझ भी अभी तक इस देश के बहुसंख्यक आबादी को नहीं है। वो यही मानते हैं कि क्रीमी लेयर तो एससी एसटी ओबीसी में होना चाहिए, और एक स्लीपिंग रिमार्क की तरह कह दिया जाता है कि भाई आईएएस का बेटा आईएएस क्यों बन रहा है, बेटी आईएएस क्यों बन रही है। आरक्षण पर सबसे सबसे आसान तर्क यही था। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कल तक ये चाय की दुकान पर और चट्टी चौराहों पर सुनाई देता था, अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोलते हैं। ये आश्चर्यजनक मेरे लिए है, क्योंकि आरक्षण का रिश्ता इससे है ही नहीं। आरक्षण बुनियादी तौर पर सामाजिक वंचना के शिकार, जो सदियों से, कई 100 सालों से एक तबके जो हाथ से श्रम करते थे, उनमें कई कैटेगरीज थी। जैसे उनमें एक तबका जो अछूत बना दिया गया, अस्पृश्य बना दिया गया, वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। एक तबका ऐसा है जो आदिवासी है, उसकी परंपरा अलग है, उसका रहन-सहन अलग है, पहचान अलग है। एक तबका ऐसा है जो हाथ से श्रम करता है लेकिन अछूत नहीं है, वो सछूत है, लेकिन उसके काम करने के पेशे से उसे अवसरों से, आर्थिक संसाधनों से वंचित। तो बाकी दुनिया में गैर बराबरी के टूल कई और होंगे, कहीं वो नस्ल के आधार पर गैर बराबरी की व्हाइट्स एंड ब्लैक्स में एक डिवीजन, कई जगह वो गरीब अमीर का कारण कुछ और हो सकता है। गैर बराबरी दुनिया के कई मुल्कों में है, लेकिन भारत में उन तमाम गैर बराबरियों का एक टूल बना, और वो है जाति व्यवस्था। ये इस देश में कम से कम खुल के बातचीत नहीं हुई। इस पर होना ये चाहिए था कि जाति व्यवस्था पर ओपन डिबेट होती। पिछले दिनों में जिस दिल्ली विश्वविद्यालय से लगभग 14 साल जुड़ा रहा, वहां के लॉ फैकल्टी ने एक प्रपोजल दिया कि मनुस्मृति हम पढ़ाएंगे, वो ओल्डेस्ट लॉ है हमारे कल्चर का। तो हालांकि बाद में रिजेक्ट हो गया। मेरा मन था कि जब आप मनुस्मृति पढ़ाएंगे तो उसका काउंटर रीडिंग भी पढ़ाएंगे कि गुलामगिरी या एनिलेशन ऑफ कास्ट, या डॉक्टर लोहिया के हिंदू बनाम हिंदू, जाति तोड़ो, इस तरह के डिबेट जो रही है उसको हम अपने लोगों के बीच नहीं ले जा पाए। तो इसलिए मैंने आपका शुक्रिया कहा, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, इस तरह के मौके वो देता रहा है कि क्रीमी लेयर पर बात हो रही है, सब कैटेगराइजेशन पर बात हो रही है। अब मैं इस पे आता हूं कि मैंने जब ये एक चीज स्पष्ट की कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, कोई गरीब है इसके चलते आरक्षण एससी एसटी ओबीसी का नहीं मिला। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है। सोशल बैकवर्डनेस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के चलते जो एक गैर बराबरी बन गई थी, उसको दूर करने के लिए
उनको उनकी आबादी के अनुपात में सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार दो जगह पे आरक्षण दिया गया। एक बुनियादी सा तर्क है। उस समय 1931 की जनगणना के आधार पे 15% दलित थे, यानी शेड्यूल कास्ट, और 7.5% शेड्यूल ट्राइब थे। अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए आर्टिकल 16(4), 15(4) और खासकर आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया कि 1931 में क्लियर नहीं है कि बैकवर्ड कास्ट कौन कौन सी हैं। तो पहला उसके लिए कमीशन बना आर्टिकल 340 की बेस पर काका कालेलकर, बाद में दूसरा बना मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन ने कहा कि 3743 जातियां हैं जो शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। इंदिरा साहनी मामले में वो फैसला आया जब 9 जजेस की बेंच थी। उसमें यह कहा गया कि काका कालेलकर कमीशन जैसे कहता है कि बैकवर्डनेस इकोनॉमिकल बेस पर होनी चाहिए, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट इतनी शानदार तरीके से तैयार की गई थी कि 9 जजेस की बेंच ने यह बात कबूल किया कि बैकवर्डनेस का बेस क्या है, वो कास्ट सिस्टम है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन जाति के नाम पर है, इसलिए ओबीसी को भी रिजर्वेशन जाति के नाम पर मिला। 3743 जातियां हैं जो इसमें रिजर्वेशन पाई हुई है। एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। अब सीधे, चूंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन पे बात करते हैं। तो 20 साल पुराना मामला है। 1975 में पंजाब ने एक फैसला बनाया, आपने इंट्रो में उसको बोला भी कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में 2 डिवीजन कर लिए जाएं, एक में वाल्मीकि और कुछ सिख दलित समुदाय को रखा जाए, जिसको एक कैटेगरी बना दी जाए, बाकी दलितों को दूसरी कैटेगरी बना दिया जाए। जब मैं दलित कर रहा हूं तो दरअसल एक पॉलिटिकल टर्म है, हालांकि वो है शेड्यूल कास्ट। तो उसके बाद इसे चैलेंज किया गया कोर्ट में। बाद में चल करके 2004 और 2006 के 2 मामले आते हैं। पंजाब सरकार बनाम देवेंद्र सिंह और आंध्र प्रदेश सरकार बनाम एवी चिनैया मामला। इन मामलों ने क्लियर किया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक यूनिटी है, सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन रहे हैं, इसलिए उन सब में यूनिटी एक तरह की है कि उन सब का डिस्क्रिमिनेशन एक जैसा है, इसलिए उनमें कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए और राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि उपवर्गीकरण करे इन लोगों में। अब इस फैसले ने 7 जजेस की बेंच ने क्या किया, 6 बनाम 1 के हिसाब से, कि नहीं, राज्य सरकारें चाहें तो वो उपवर्गीकरण कर सकती हैं। शेड्यूल कास्ट, ट्राइब का मामला नहीं था, लेकिन उन्होंने ट्राइब भी उसमें शामिल कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे क्रीमी लेयर का यहां कोई मतलब नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मिलॉर्ड लोग क्रीमी लेयर भी इसमें शामिल कर गए। मैं इसको थोड़ा सा 1-2 चीजें क्लियर करूंगा। सब कैटेगराइजेशन करने के लिए उन्होंने राज्यों को ये शर्त दे दी, दो बातें कह दी कि भाई आंकड़े आप जुटाएंगे और ये ख्याल रखेंगे कि इसका मिसयूज ना हो। एक उपदेश की तरह लगा है। मेरा सवाल ये है, इस देश में पॉलिटिक्स भी हुई और सोसाइटी में सेंस भी है। एक सवाल का जवाब दे दूं। अभी आपने कहा कि लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि इन 2 फैसलों का के ऊपर कौन सबसे ज्यादा मुखर है। तो मैं बताऊं, इन फैसलों पर सबसे ज्यादा मुखर वो है जिसका इन फैसलों से कोई लेना देना नहीं और वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पा चुका है। समझदार को इशारा काफी, सबसे ज्यादा खुश वो है। लेकिन अब मेरी बात यह है कि अगर कैटेगरी बनानी है, वर्गीकरण करना है, उपवर्गीकरण करना है, आंकड़े कहां हैं जिसके आधार पर कोई ये धारणा बना लेता है कि ओबीसी में सारा हक इन 2-3 जातियों ने ले लिया, शेड्यूल कास्ट में सारा हक, सारी जगह, सारा रिजर्वेशन का फायदा जाटों और तमाम लोगों ने ले लिया, और ट्राइब में मीणा ने ले लिया, ओबीसी में जैसे यादव, पटेल, कुशवाहा, इनके लिए कहा जाता है। एक सवाल मेरा होगा कि आंकड़े कहां हैं, कितने परसेंट इन जातियों के लोग किन किन पोस्ट पर कितने परसेंट कैप्चर किए हुए हैं अपनी जगह। ये अच्छा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं इस पे? हाँ, जोड़ लेते। इसमें बस मैं छोटा सा इनपुट जो मैंने जानकारी जुटाई उसमें ये निकल के आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये डायरेक्शन भी दिया है कि अगर आप सब कैटेगराइजेशन करते हैं तो उस पर आप ही आंकड़े जुटाएंगे।
और उन आंकड़ों को ही आधार मानकर आप आगे का फैसला लेंगे और वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा। यानी अगर आपने कुछ इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी कर दिया, जो कि अपनी तरफ से, जैसे हमने इस बारे में जब भी सेशन किया है तो राज्यों की पॉलिटिक्स को लेकर भी इसमें काफी चर्चा हुई है कि हो सकता है कुछ सत्तारूढ़ दल ऐसे हों जो ये आइडेंटिफाई कर लें कि इस पर्टिकुलर जाति से मुझे ज्यादा वोट आते हैं या इस पर्टिकुलर जाति का मेरे साथ समर्थन ज्यादा है। हो सकता है वो पर्टिकुलर उस जाति को लाभ पहुंचाने के लिए इस जो पर्टिकुलर फैसला है इसका मिसयूज कर ले। और जो अपन 7 जजेस की बेंच में 6-1 में जो जो विपरीत फैसला दी हैं जज साहिबा, उन्होंने इस बात पर मेंशन भी किया है कि आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कहिए तो संसद को यह पावर देता है वाया प्रेसिडेंट की वो डिसाइड करे कि शेड्यूल कास्ट में कौन होगा और उनका आरक्षण के बारे में क्या फैसला होगा। आप ये चीज अपने आर्टिकल 142 का यूज करके स्टेट को दे रहे हैं। आने वाले समय में स्टेट इसका कैसे यूज करेंगे, तो स्टेट के बारे में उन्होंने ये कह के शब्द निकाल दिया कि आने वाले समय में स्टेट जो भी करेगा वो हमारी नजर में होगा। दैट मीन्स आने वाले समय में लिटिगेशंस भी बहुत सारी होने वाली हैं, राज्यों में बहुत सारे वाद विवाद होने वाले हैं। बट मेरा जो मेन क्वेश्चन था शुरुआत में वो यही था कि यहां से आगे जो एससी के अंदर जो लोग हैं वो इस चीज को कैसे लेने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। इस फैसले पर क्या आपके नजर में फ्यूचर दिखाई देता है, क्योंकि फैसला तो आ गया, आधारशिला जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो ली, फ्यूचरिस्टिक तरीके से इसे आप कैसे देखते हैं? जो दोनों तीनों बातें आपने कही वो मैंने ऑलरेडी थोड़ा इंक्लूड किया था कि स्टेट को उन्होंने कहा कि पहले आप डेटा कलेक्शन करेंगे फिर वो रिव्यू में हमारे यहाँ आएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने विंडो ओपन कर दी, उस विंडो ओपन करने में आपने स्टेट को ये पावर दे दिया कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी सब कैटेगराइजेशन कर सकता है, तो इसका बेस भी तो कोई होगा। आपने कितने आंकड़े जुटाए? क्योंकि आप जब ये फैसला लिख रहे हैं तो आपके जहन में है कि इसका मतलब और वो जो न्यायाधीश थे उनके बयान आते हैं कि एक पीढ़ी को आरक्षण मिल जाता है तो दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर 10 ऐसे एग्जाम्पल गिना दूं कि राजस्थान में एक आईपीएस अपनी शादी में बारात में घोड़ी पर चढ़ना चाह रहे थे तो पुलिस लगानी पड़ी, उनकी जाति आईपीएस बनने के बाद भी नहीं गई। रामनाथ कोविंद जी का पूरा बड़ा बयान वायरल है कि कहां वो मंदिर में जाते हैं तो राष्ट्रपति हैं लेकिन जाति पीछा नहीं छोड़ी। अभी मीरा कुमार जी का एक बयान चल रहा है कि उनके पिता उप प्रधानमंत्री थे, इतने बड़े पद पर थे, बनारस गए एक मूर्ति का उद्घाटन करने तो उनकी जाति पर गाली बनाई और उनका अपमान करके भेजा और गंगा जल से धुलवाया। जाति व्यवस्था ऐसी है कि यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू बोर्ड में बैठ करके इंटरव्यू में नंबर किया जाता है, जात व्यवस्था वहां भी खत्म नहीं होती है। एक कैटेगरी में कुछ एक, और इसका भी आंकड़ा नहीं है कितने परसेंट ऐसे लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में हैं जो कई पीढ़ी से रिजर्वेशन ले रहे हैं। वो तो जज साहब की तरह नहीं है कि पिताजी भी जज थे और हम भी जज हैं, पता नहीं बेटा भी जज हो जाएगा कि नहीं। हर जगह पर ये है, लेकिन अनकॉन्शियसली ये लॉजिक था इस जजमेंट के पीछे। तो लॉजिक को फैक्ट भी तो चाहिए होता है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि विदाउट कास्ट सेंसस कैसे कोई ये फैसला लिख सकता है कि सब कैटेगरी इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि उसमें कुछ जातियां पीछे रह गई हैं। तो फिर मैं पूछूंगा कि आंकड़े कहाँ हैं, कितने परसेंट? ठीक है, तो सज्जन सर हम आपसे इस बारे में थोड़ा और ओपिनियन लेना चाहेंगे क्योंकि आपने इस विषय में काफी रिसर्च भी किया हुआ है। आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या ये फैसला जातिगत जनगणना जो भारतीय राजनीति में इन दिनों उठी हुई बड़ी मांग है उसका आधार स्तंभ बनेगा, क्योंकि इस तरह के फैसले आने वाले समय के लिए एक दिशा दिखाने का कार्य भी कर सकते हैं। और संभवतया जब प्रोफेसर साहब ने ये बात बोली है कि भाई इस तरह के आंकड़े का अभाव है और लंबे समय से राजनीति में जातिगत जनगणना की मांग है, तो ये दोनों राइट मोमेंट पर हुआ कार्य देखा जाए। और दूसरा, आपसे ये सवाल कंटिन्यूटी में और डिस्कस हो जाए कि अगर आंकड़े नहीं हैं तो क्या बायसेस थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, नंबर 1, या फिर कोई तथ्यात्मक ऐसी रिपोर्ट उनके पास वाकई में थी जिसको उन्होंने अपने डिस्कशन में अपने फैसले में डील किया? प्लीज। देखिए इसमें 3 पहलू हैं कि पहली बात तो ये है कि हम जो जजेज हैं और चूंकि उच्च न्यायालय में आरक्षण नहीं है
तो जजेस की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उस पे लोकतांत्रिक आधार पे निश्चित तौर पे सवाल खड़े होते हैं। तो ये बात जरूर है कि उनकी आधार जो है सामाजिक आधार एक एलीट सोसाइटी से है, और ये केवल दलित और पिछड़े और आदिवासी सम्यक विषय के ही फैसलों पे नहीं आता है। ये बहुत बार आप देखिएगा कि जब बहुत ही कुछ आइडियोलॉजिकली प्रोग्रेसिव जजमेंट आता है तो राइट विंग के लोग भी कहते हैं कि ये डीरेसिनेटेड एलीट हैं जिन्हें समाज के, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है इस तरह का आलोचना और आधार झेलते रहते हैं, और इसकी एक तार्किक आधार भी है। लेकिन सवाल है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। जजेस का बैकग्राउंड एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है इस फैसले को देखने के लिए, वो एक नजरिया हो सकता है। दूसरा रेफरेंस पॉइंट, और मुझे लगता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट है, कि आप जब दलित यूनिटी की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि दलित जो कैटेगरी है उसका एक आधार है जो यूनिफाइड आधार है, वो आधार क्या है? ओबीसीज के सिलेक्शन का प्राइम आधार है कि उनकी जो सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है वो इकोनॉमिक रीजन से है। स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि जो पिछड़े हैं उनका आर्थिक आधार है, उनके आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े होने का। लेकिन दलितों के केस में जब आइडेंटिफाई करते हैं तो संविधान की यह व्यवस्था है कि उनकी सामाजिक स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति नहीं, कि उनकी सामाजिक स्थिति उनके सिलेक्शन का क्राइटेरियन है। उसके दो आधार हैं, एक कि जिनके साथ अस्पृश्यता का दंश लागू किया गया है, जिन्होंने अनटचेबिलिटी झेली है या झेल रहे हैं, और दूसरा जो उन कार्यों में संलग्न थे जिन्हें साफ या बहुत ही मेनियल जॉब माना जाता है, मैला ढोना, तमाम तरीके के चीज, ये दो क्राइटेरियन। तो ये जो यूनिफाइड क्राइटेरिया है एससीज को सेलेक्ट करने का, और 1208 जातियां हैं वो सोशल है, ओबीसी में वो इकोनॉमिक है, आदिवासियों में वो टेरिटोरियल है, जो दुर्गम स्थान पे रहते हैं, चाहे नदी किनारे हो, चाहे जंगलों में हो, चाहे पहाड़ में हो, ये स्पष्ट। तो ये तो बात हो गई कि उन्हें चुना कैसे जाए, ये तय कैसे किया जाए। लेकिन बात यहीं रुकती नहीं है। फिर उसके बाद ये बात आती है कि एक बार जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि समाज में दलित और गैर दलित दो तबके हैं, मैं दलित और गैर दलित तबका इसलिए कह रहा हूं कि उसमें पिछड़े सामान्य सब लोग आते हैं, क्योंकि आप देखें बहुत जगह जो दलित समाज है, मैं बता रहा हूं हैरलांजी का एक इंसिडेंट हुआ था महाराष्ट्र में, उसमें जो अत्याचार हुआ था वो वहां पे जो कुनबी समुदाय है जो पिछड़ों में आते हैं वो आते हैं। बहुजन एक विमर्श है लेकिन उसके अंदर भी विरोधाभास है। उसके बाद आप देखिए, जिसके बाद जिग्नेश मेवानी जी आते हैं 2016 के वो ऊना वाले कांड में, जिसमें फ्लैगिंग की गई थी दलितों की कि वो गोमांस ले जा रहे थे, उसमें भी सामाजिक आधार पे जो उनपे अत्याचार हुआ वो कोली समुदाय, जो मछुआरे समुदाय, जो सौराष्ट्र और काठियावाड़ रीजन से आते हैं। तो सवाल यह है कि आपने क्राइटेरिया तो तय कर लिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी विसंगति है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग के बीच में असमानता है। कैटेगरीज के बीच में ही असमानता नहीं है, कैटेगरीज के अंदर में भी असमानता है। तो जो सामाजिक आधार है उन्हें सेलेक्ट करने का, वो निश्चित तौर पे यूनिफाइड है। उस नाते दलित कौन है ये एक मापदंड से तय होता है। लेकिन एक बार जब आपने तय कर दिया तो दलितों के अंदर में आपको आर्थिक आधार को बिल्कुल अनदेखा नहीं करना होगा। सवाल ये उठता है कि क्या कास्ट सेंसस के लिए ये सही फैसला? बिल्कुल, क्योंकि अब आप देखिए धीमे धीमे किसी भी सरकार की, चाहे उनके अंदर कुछ भी हो, अब ये वक्त है कि उन्हें कास्ट सेंसस करना पड़ेगा। अभी तक ये तर्क सामान्य वर्ग के मुखर लोगों द्वारा दिया जा रहा था कि डेटा कहां है, जब रिजर्वेशन के विमर्श को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। अब आप देखिए विरोधाभास कहां है कि पहले पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग के लोग कहते थे कि भाई डेटा नहीं है, ये एक बहाना है सामाजिक न्याय और आरक्षण के विमर्श को रोकने का। अब लेकिन जब जब आंतरिक तौर पे रेफरेंस पॉइंट आया तो जो सामान्य वर्ग के पुरोधा तर्क देते थे, अब वो बहुत सारे पिछड़े वर्ग से या दलित वर्ग से, जिन्हें माना जा रहा है कि वो बेटर ऑफ है रिलेटिवली बाकी दलित लोग, इसलिए मैंने कहा रेफरेंस कौन है। अब वो तर्क दे रहे हैं कि भाई डेटा कहां है, लागू कैसे करेंगे। तो यहां पे भी मान लीजिए, एक सेकंड के लिए मैं मान भी लूं, लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके पास डेटा है क्या, तो लक्ष्मण जी की आपत्ति सब कैटेगराइजेशन से फिर नहीं है। लक्ष्मण जी की आपत्ति है कि आप करेंगे कैसे।
और ये एक टेक्निकल मुझे लगता है प्रॉब्लम है। बड़ा सवाल यह है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करेंगे कैसे, ये बात जो है वो एक अलग विषय है। लेकिन उससे पहले जो मेन क्वेश्चन है वो है कि सब कैटेगराइजेशन, जजेस की बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्या ये सत्य नहीं है कि दलितों के बीच में तमाम जातियां हैं जो सब कैटेगराइजेशन चाहती है? मंडल कमीशन पे बात हुई, मंडल कमीशन जब आया सबसे ज्यादा विरोध उसका बिहार के अति पिछड़ों ने ही किया। क्यों? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर मॉडल जो बिहार में स्टेट में आज भी रिजर्वेशन लागू है, वो सब कैटेगराइजेशन, वो कहता है कि जो कमजोर पिछड़े हैं उनकी दोहरी लड़ाई है, एक सवर्णों के खिलाफ, सामंती लोगों के खिलाफ, दूसरा पिछड़ों में जो दबंग पिछड़े हैं उनके खिलाफ। आप वो प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा नहीं देंगे तो न्याय का एक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होगा। तो दलितों में भी ये चीज लागू होनी चाहिए। क्या कारण है कि वाल्मीकि समाज से, खटिक समाज से, बसफोरवा समाज से, इन समाज से मुखर विरोध हमें नहीं दिख रहा है? तक 2011 में जब ये बात आने लगी थी सब कैटेगराइजेशन की, तो जेएनयू के एक प्रोफेसर है आंध्रा से, चिन्ना राव, वो सोशल इंक्लूजन सेंटर में है, उन्होंने एक किताब लिखी डिवाइडिंग दलित्स। उस किताब का बहुत प्रमोशन और एंडोर्समेंट उस समय यूजीसी के चेयरमैन सुखदेव थोराट जी ने किया, जो महाराष्ट्र से दलित है। अब देखिए, चिन्ना राव जी आते हैं माला समाज से, सुखदेव थोराट जी आते हैं महार समाज से। तो आखिर ऐसा क्यों है कि दलितों के अंदर सब कैटेगराइजेशन का विरोध, और ये एक एविडेंस बेस्ड फैक्ट है, वो या तो माला समाज से या महार समाज से, या यूपी में मायावती बहन जी अब इसका विरोध कर रही हैं। अगर दलित समाज की चिंता है तो चंद्रशेखर आजाद दलित सम्मान के साथ ग्रेट चमार का बोर्ड क्यों लगाते हैं? ग्रेट पासी, ग्रेट खटिक, ग्रेट वाल्मीकि का क्यों नहीं लगाते हैं? डेंजर चमार की बात होती है, रॉयल जाटव की बात होती है। तो विसंगति तो है। आप, ऐसा तो नहीं है कि आप दलित यूनिटी की बात कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे आपकी इंडिविजुअल कास्ट आइडेंटिटी उसी तरीके की विसंगति पैदा कर रही है जो हिंदू यूनिटी के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन होता है। फिर तो हिंदू यूनिटी की भी बात कर दीजिए, मुस्लिम यूनिटी की भी बात कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, यहां दो सवाल निकल रहे हैं। पहला, जो फैसला आया उसमें अभी और एनलाइटन करने की जरूरत थी, क्योंकि इस फैसले में कहीं ना कहीं एक चीज छूटी रह गई जिस पर ध्यान देना वाकई में, जिस पर विमर्श होना और जिस पर फर्दर डिस्कशन होना अनिवार्य है, और वो ये है कि रिजर्वेशन मिलने भर से आपके साथ जो जातिगत ऐतिहासिकता जली आ रही है वो खत्म नहीं हो जाती। आप चाहे उसे द ग्रेट चमार कह के कहें, या फिर जो प्रोफेसर साहब ने उदाहरण लिया कि आईपीएस बनने के बाद भी घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, ये दोनों वो बातें हैं कि आपके साथ ऐतिहासिकता नहीं चली जाती। फिर चाहे आप सांसद बने या फिर आप आईपीएस बने, वो ऐतिहासिकता आपके साथ रहती है। दैट मीन्स आने वाले समय में कि क्या जिन्हें रिजर्वेशन मिल गया वो भविष्य में रिजर्वेशन के हकदार होंगे या नहीं, इस पर और विमर्श की आवश्यकता है। पहला पॉइंट तो जो मुझे आप लोगों की बातों से निकल कर आया वो ये लगता है, आप लोग इस पर अपनी तरफ से राय दीजिएगा। लेकिन एक प्रश्न यहां पर और भी है, वो क्या ये भविष्य में फूट डालो राज करो की नीति हमारी राजनीति में नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी तक जिस प्रकार के इलेक्शंस देखे गए, अभी जिस प्रकार से भारत के चुनाव जो लोकसभा के दौरान हुए, उसमें जातिगत चर्चाएं बहुत हुई। चाहे अपोजिशन की तरफ से यह कहना हो कि यहां पर 10% वर्सेस रेस्ट की लड़ाई है, यानी यूनाइट करिए, उन लोगों को देखिए रिसोर्सेज पर किनका कब्जा है। वहीं अब इसको इस तरह से देखा जाए कि जो लोग यूनाइटेड थे पीडीए गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी को लेकर के कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अब उस दलित को ही आपस में लड़ाने की तैयारी है। इस तरह से इसका जो सेंस में, जिस तरह की चीजें मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने जब इस पर सेशन किया तो इस पर बहुत डिबेट खुल के आई है, और जब खुल के आई है तो निश्चित ये विमर्श का विषय है। और जब बात विमर्श की हो तो विमर्श के लिए हमारे देश ने चुनी है संसद। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए 341 का ही उपयोग होना चाहिए था रादर देन 142 के? इस पर मैं अभी प्रोफेसर साहब आपसे राय लेता हूं और अब फिर डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। छोटी छोटी चीजें, आपका लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। इवन सुप्रीम कोर्ट के पास चूंकि फैसला बहस के लिए था, कई तरह की अपील थी, 20 साल पुराना मामला था, कुछ दिन पहले ये 5 जजेस वाला बेंच भी बैठी थी, लेकिन उसके बाद 7 जजेस से ये फैसला आया। तो ये एक प्रोसीजर में आया है। लेकिन अच्छा ये है कि इस तरह का कोई भी निर्णय संसद में लिया जाए, मैं इसकी पैरोकारी करूंगा, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तो वो ज्यादा जवाबदेह होता है जनता के प्रति। एक तो ये बात है।
दूसरी बात ये कि आपने कहा कि क्या ये जो बँटवारा है, 1-2 चीज़ें आपकी लेकर के फिर मैं सज्जन जी की चीज़ों को थोड़ा दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करूँगा। क्या इससे जाति के नाम पर बँटवारा या उसकी पॉलिटिक्स मजबूत होगी? तो मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल दे दूँ। इस देश में जब 70-80 के दशक के बाद एक तरफ सोशलिस्ट पार्टियां मजबूत हो रही थी। डॉक्टर लोहिया का नारा 60 के दशक में ही चल गया था कि सन सौ पाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। तो उसको कोई जातिवादी नहीं कहा गया। उस समय कोई नहीं कहता था कि राजनीति का जातिवादीकरण हो रहा है। बाद के दिनों में वही 70 और 80 का दशक जब आता है तो धीरे-धीरे मान्यवर कांशीराम पॉलिटिक्स में पहले सोशली फिर कल्चरली फिर पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं और 85-15 का स्लोगन देते हैं कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक तमाम लोग देश चलाने में कहीं नहीं है और राजनीति गुरु किल्ली है। 90 तक आते-आते मंडल आंदोलन तक सोशलिस्ट और राइट फोर्स मजबूत होती है। अ, वही 70, 80 और 90 का दशक है जब किताबें लिखी गईं, इस पर शोध हुआ और अखबारों में रिपोर्टिंग हुई कि राजनीति का जातिवादीकरण हो गया। तब रजनी कोठारी हैं बड़े राजनीति शास्त्री, उन्होंने एक बाकायदा थ्योरी दी कि ये राजनीति का जातिवादीकरण नहीं है, उन जातियों का राजनीतिकरण हुआ है, जो हाशिए पर धकेल दी गई थी। वो थी नहीं, मतलब वो वंचित रह गईं, शोषित हो गईं क्योंकि हमने सामाजिक और आर्थिक संरचना ऐसी बनाई, जिनमें जाति के नाम पर बहुत बड़ा तबका इस पूरी रेस में पीछे छूट गया। तो जब जातियों में राजनीतिक चेतना बढ़ी, तो उनका असर्सन बढ़ेगा, वो दिखेंगे। वो सवाल पूछती हुई दिखेंगी, वो अपना हक मांगती हुई दिखेंगी और जब वो अपनी जाति के नाम पर वंचना को टूल बनाएंगी तो वो जाति भी दिखेगी। तो ये एक डिबेट रही। नवमंडल के आंदोलन में मंडल में विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। सवर्ण थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और जैसे लोहिया सवर्ण तबके से आते थे। लेकिन जब विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, एक आइकॉन बने थे जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। जब वही विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल की एक सिफारिश लागू कर देते हैं, तो नारे बदल गए कि राजा नहीं रंक है देश का कलंक। ये बदल गया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि और हम लोग अगस्त के महीने में आ गए, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 13 अगस्त 1990। 1990 में मंडल की एक सिफारिश लागू हुई थी, पूरा देश आग में झोंक दिया गया। अखबारों की हेडिंग चल रही थी कि भारत के नौजवान मंडल के विरोध में सड़कों। तो एक इंटरव्यू में विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं कि ओबीसी समुदाय के जिनकी आबादी लगभग आधी है इस देश की, उनके युवा मेरे पास आके कहते हैं कि क्या हम इस देश के युवा नहीं है? और अखबार लिख रहा है कि देश के सारे युवा मंडल के विरोध में। तो ये इस देश की डिबेट है एक तो। अब एकदम कंटेम्पररी आपके सवाल का एक एग्जांपल दे देता हूं कि हाँ, मंडल के विरोध में कमंडल आया, मंडल के विरोध में मंदिर आया, मंडल के विरोध में धर्म की राजनीति आई और वो 3 दशक इसकी राजनीति का केंद्र रहा। चाहे आज पीडीए आप देख रहे हो या इस तरह का कोई जातिवार जनगणना की बात कांग्रेस करे, सपा करे, बसपा करे, असल में ये जो पॉलिसी मेकिंग है, देश जब पॉलिसी बनाता है तब भी उसे आंकड़े चाहिए। अगर सड़क बनानी है तो पहले खोजना पड़ेगा कि सड़क की जरूरत कहाँ है, पुल की जरूरत कहाँ है। आप यूं ही विकास के लिए सड़क और पुल नहीं बनाते। तो अगर आप इस देश के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाते हैं तो विदाउट कास्ट सेंसस कैसे डेटा लेते हैं। बीजेपी ने क्या प्रयोग किया, हम थोड़ा सा एग्जांपल के लिए इसका टर्म यूज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, ओबीसी के बीच में गए तो कहे कि यादवों ने, कुर्मियों ने और कुशवाहों ने ओबीसी का सारा हक छीन लिया। जैसे कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले की बात हुई बिहार में, तो बिहार में ये बात थी अति पिछड़े समुदाय में वहां ये डिस्क्रिमिनेशन का गैप बहुत ज्यादा था। आज बिहार ने कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज किया है। 14.5% यादवों के पास साढ़े मतलब 1.5% भी सरकारी नौकरी नहीं है और वो मिथ टूटा है जो मिथ ये कहता था कि अति पिछड़े समुदाय का हक यादव, कुर्मी, कोयरी लोगों ने लिया। और जब बिहार ने कास्ट सेंसस के डेटा रिलीज कर दिया तो इवन नॉट अ सिंगल स्पेस पब्लिक स्पेयर जहां ये दिखाओ कि अपनी आबादी से ज्यादा वो लिए हुए, तो क्यों न पूरे देश में कास्ट सेंसस करा के आप ये बता देते
अब वर्गीकरण का विरोध मैं इसलिए कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं क्योंकि वर्गीकरण में केवल एक एक हाइपोथेसिस नहीं चलती कि दिख रही है चूंकि कुछ जातियां ज्यादा, भाई उनकी आबादी ज्यादा है तो वो दिखेंगे ज्यादा, उनके पास थोड़ा जमीन होगी, थोड़ा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, आबादी उनकी बहुत ज्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, जाटव समुदाय, पासी समुदाय, वाल्मीकि, दो तीन को मिला लेना तो वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का 80% पूरा होता है, तो दिखेगा भी वो। अब अगर इस हाइपोथेसिस से कोई ये कहे कि नहीं उसमें सब कैटेगराइजेशन जरूरी हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि ये बांटो राज करो की नीति है। हरियाणा में वही बीजेपी जाट बनाम गैर जाट, यूपी में यादव बनाम गैर यादव, जाटव बनाम गैर जाटव, ये पॉलिटिक्स ऑलरेडी इस देश में चल रही है। जो अंकित जी आपने सवाल किया था और मैंने इसी बीच में सज्जन जी का भी एक काउंटर पार्ट रखा है कि असल में ये एक हाइपोथेसिस है कि किसने किसका ज्यादा हक ले लिया। हम ये कह रहे हैं कि अगर वर्गीकरण भी करना है, अगर क्रीमी लेयर, अब क्रीमी लेयर की बात क्या है? क्रीमी लेयर तो एक ऐसा फेक और वेग फेनोमेना है जिसको देखने में लगता है कि हाँ जो ताकतवर है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये तो एक हाइपोथेसिस है। 8 लाख के ऊपर आप अमीर हो जाएंगे अगर आप ओबीसी हैं, और 8 लाख के नीचे हैं तो आप गरीब हो गए, आप ईडब्ल्यूएस हैं। तो ये इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, इसलिए ये पूरा जो आगे का सिनेरियो इससे खुलेगा ये डिवीजन पैदा करेगा। धर्म की यूनिटी को भीतर से जब जाति चैलेंज करती है तो वो सबसे मुश्किल में आती है, और जाति जनगणना, कास्ट सेंसस और इस तरह के डिबेट हैं वो धर्म की पॉलिटिक्स को भीतर से चैलेंज करते हैं कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सब पर डिबेट हुए बिना सीधे अगर एक फैसला आ गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक इसलिए है। इसका विरोध। डॉक्टर सज्जन जी आपसे सवाल है, आखिरी एंडिंग रिमार्क है और आप इसको इसी क्रोनोलॉजी में दीजिएगा कि आने वाले समय में जिस तरह आप दोनों की बातें कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं, एक बात बहुत अच्छे से निकल रही है और वो ये कि इस पर चर्चा की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दूसरा, क्रीमी वर्सेस नॉन क्रीमी एससी में भी अगर आता है तो भी इसकी अपनी बहुत सारी प्रो एंड कॉन्सेस हैं। आप इस पर अपना एंड रिमार्क दीजिए, फिर हम इसे कंक्लूड करते हैं। जी, देखिए सबसे पहली बात जहां से लक्ष्मण जी ने खत्म की, सवाल यह है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि राज्य सरकारें सब कैटेगराइजेशन कर सकती हैं, तो जो गेंद है अभी भी विधायिका के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन करके नहीं दिया है कि राजस्थान में ये जातियां, तो और चूंकि देश में लोकतंत्र और गहरा हो रहा है, 1950 के तुलना में आज 2020 में देखें तो ज्यादा जातियां जागरूक है, उसी कारण से और लक्ष्मण जी की बात से मैं सहमत हूं जो आपने पूछा कि जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ना टुकड़ों टुकड़ों में, उसे लोकतंत्र की गहराई के तौर पे देखा जाए। पहले जजमानी सिस्टम में चल रहा था कि गांव के जो बड़े जमींदार साहब हैं उनके साथ वोट चला जा रहा है, जो कांग्रेस का सिस्टम चला, फिर डीपनिंग हुई। तो पहली बात तो ये है कि अभी भी जो जिम्मेदारी है वो चुने हुए प्रतिनिधियों और विधायिका के पास है, ये स्टेट के इलेक्टो, ये पब्लिक के मैंडेट से ही होगा, पहली बात ये। दूसरी बात देखिए कि जहां तक डेटा की बात है तो इनिशियल इंडिकेशन यहां पे जरूर है कि भाई सेंसस में आप लिटरेसी लेवल की कितने ग्रेजुएट हैं, क्या है, कम से कम एससी एसटी के लिए हमारे पास पूरा जाति के अनुसार डेटा है, तो उसमें निकल के एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बिहार में मुसहर जाति और धोबी जाति का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मातंग जाति जो है वो सबसे नीचे है, चंबार जाति से भी नीचे है, और महार जाति का एक बेसिक इंडिकेशन। तो आपके पास है और डेटा की जरूरत है, तो राज्य सरकार, अभी तो फैसला आया है, उसको इंप्लीमेंट करने में डेटा जुटाई। दूसरी बात देखिए कि आने वाले टाइम में रिजर्वेशन की बात, वो लक्ष्मण जी की बात ही मैं ले रहा हूं कि रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधि। क्योंकि जिस जाति में मिडिल क्लास पैदा नहीं हो रहा है वो जाति पिछड़ी ही रहेगी, और मिडिल क्लास के लिए कुछ जातियां इतनी पीछे कि उन्हें सरकार को रिजर्वेशन एक माध्यम है। तो इसी कारण से आपको दलितों में, पिछड़ों में भी वो जातियां जो अदृश्य है, जो पीछे हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना होगा, और उसके लिए सब कैटेगराइजेशन जरूरी है। तीसरी बात, इससे बीजेपी को फायदा होगा, हो सकता है बहुत राज्यों में हो, लेकिन
पंजाब में तो बीजेपी से इसको घाटा होगा, क्योंकि वहां पे मजहबी सिख एक अलग आइडेंटिटी बन जाएगी। जो दोआबा रीजन में जलंधर, कपूरथला वगैरह में वहां पे जो बाकी जो दलित हैं उनकी अलग आइडेंटिटी है। तो बहुत जगह बीजेपी को भी घाटा भी हो, तो वो एक क्राइटेरियन नहीं होना चाहिए। सवाल है कि इसके इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं और डेटा की जरूरत है। तो वो कहते हैं ना हाउ, कि आप कैसे करेंगे, वो है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए सवाल है कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो डॉक्टर अंबेडकर की थीसिस है वो कैटेगरीज के अंदर भी लागू होनी चाहिए। केवल ये नहीं होना चाहिए कि सारे दलित जो हैं वो एक है। इंटरनल डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि दलितों के अंदर में भी ऐसी दलित जातियां हैं जो इसका डिमांड करती हैं। और जो बात कही गई है मजाक की बात नहीं है, राजस्थान से आप हैं अंकित जी, आप मेवाड़ रीजन में जो भील समुदाय है, भील आदिवासी पार्टी है, उसने जीता भी है। वो आदिवासी समाज और मीणा आदिवासी समाज, अब एग्जैक्ट डेटा कितना नहीं है, लेकिन कुछ आंखन देखी वाली बात होती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए, इक्वालिटी नहीं होना चाहिए। आप मेवाड़ के जो भील समाज है उसको मीणा समाज के साथ बराबरी से तय करेंगे तो भील समाज हमेशा पिछड़ा रहेगा। सब कैटेगराइजेशन एक एस्पिरेशन है, और आने वाले समय में ये देखिए ये लोकतंत्र के जड़ को, विमर्श को और गहरा करेगा। और कास्ट सेंसस जो है अब एक अनिवार्यता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है। हर राज्य सरकार के पास इसके जिम्मेदारी पालन करने की जिम्मेदारी है, उन्हें डेटा लाना पड़ेगा। तो हमें स्वागत करना चाहिए कि कास्ट सेंसस एक जो डिमांड है अब वो एक मैंडेट हो गया है, एक ऊपर से प्रेशर क्रिएट हुआ है, डेमोक्रेटिक प्रेशर। और देखिए ग्रेडेड इनइक्वालिटी, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पिछड़े सब बराबर है। पिछड़ों, आपका रेफरेंस पॉइंट अपर कास्ट है तो पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़ों के अंदर के विमर्श की कौन बात करेगा, दलित के अंदर के असमानता की कौन बात करेगा। इसलिए सब कैटेगराइजेशन बिल्कुल वाजिब, ये आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया नहीं है, ये बहुत ही रेशनल क्राइटेरिया है। इसको हम कंक्लूड करते हैं सर, और कंक्लूजन के साथ में जो मैं आप लोगों की बात से कंक्लूड कर पाया, पहला पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 1975 में पंजाब में उठे उस मुद्दे से लेकर और इतने लंबे समय के बाद, लगभग 40 साल से ऊपर का समय निकल चुका है, और तब जाकर के ये फैसला अगर आया है तो संभवतः बहुत से ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिन्हें प्रोग्रेसिवली सुप्रीम कोर्ट में सुना गया होगा या उनकी आवश्यकता फील की होगी। संभवतः तभी वो विचार विमर्श वहां तक पहुंचा और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब यहां से बॉल विधायिका के पाले में है, और विशेष रूप से राज्यों के पाले में है, जो अपने हितों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती हैं। हमारे देश के अंदर फेडरल व्यवस्था है, तो राज्य ये डिमांड भी करते हैं कि ऐसे निर्णय हम लें। तो अगर संसद के कोटे से निकलकर राज्य विधायिका के कोटे में ये बात पहुंचती है तो ये और देश के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। तीसरा रिमार्क जो निकल कर आता है वो ये है कि आने वाले समय में हमारे देश के अंदर कास्ट सेंसस की जो डिमांड अब तक राजनीति के गलियारों में घूम रही थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर राज्य की एक आवश्यकता बन जाएगी, और उसके क्राइटेरिया राज्य खुद उपलब्ध में रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है उसके आधार पर तय करेंगे। और जो चौथा पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि किसी को पहले से रिजर्वेशन अगर मिला हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जातिगत ऐतिहासिकता छिन जाएगी या फिर उसकी वजह से उसके साथ लगे हुए जो ऐतिहासिकता के दाग हैं वो छूट जाएंगे। इसके लिए भी और प्रोग्रेसिव तरीके से डिस्कशन होने की आवश्यकता है। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना संडे मेरे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि मेरा ये पहला प्रयास था, संभवतः कुछ त्रुटि तकनीकी हो सकती हैं और कंटेंट के आधार पर तो हो ही सकती हैं, तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। अपना सहयोग बनाए रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।